अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर टीचर समन शाकिर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो HTML के बेसिक एलिमेंट्स हैं जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, इनको हमने डिस्कस किया था। आज हम HTML के मज़ीद जो इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इमेजेस हैं और लिंक्स हैं। सबसे पहले हम इमेज को डिस्कस करते हैं कि HTML इमेज होता क्या है और आता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि HTML इमेज आता कहाँ है, यूज़ कहाँ होता है। ये एक वेबसाइट है एप्पल की, apple.com। इसमें अगर आप इस वेब पेज को देखें तो देखें ये एक इमेज है, राइट। इसी तरीके से ये भी एक इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पे ये क्लिकेबल है, इस पे हाइपरलिंक है, ये क्लिकेबल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने इमेज को इनकॉर्पोरेट किस तरह करना है टैग के थ्रू, और उसके बाद हमने इसको हाइपरलिंक किस तरह से बनाना है। इसी तरीके से जरा इस वेब पेज को हम गो थ्रू कर लें तो आप देखें ये भी एक इमेज है, राइट। इसी तरीके से ये एक और सेक्शन बना हुआ है, इसमें भी ये एक और इमेज है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको स्क्रॉल करते जाएं तो आपको इसमें बहुत सारे इमेजेस नजर आएंगे। लिहाजा इमेज एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट में। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टैग यूज होता है इमेज के लिए वो है इमेज, IMG, इमेज टैग हम यूज करते हैं, राइट। इमेज टैग इज एन एम्प्टी टैग, यानी कि इसका कोई एंडिंग वो नहीं होता, एंडिंग टैग नहीं होता। ये सिंपली एक इसी तरह IMG के साथ एक टैग होता है। इसमें हमें यूज क्या करना पड़ता है, एट्रीब्यूट्स यूज करने पड़ते हैं। एट्रीब्यूट्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जैसे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है कि वो आपको ये बताता है कि ये इमेज हम कहाँ से उठा रहे हैं। आइदर हम किसी वेबसाइट से उठा रहे हैं, कोई इसी सेम फोल्डर से उठा रहे हैं, किसी और फोल्डर से उठा रहे हैं। जहां से भी आप उठा रहे हैं वो पाथ आपने यहाँ पे दे देना है, राइट। ये एक कोड है हमारे पास यहाँ पर। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये येलो में वही सेम स्ट्रक्चर है जो हमने लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये येलो में सेम स्ट्रक्चर है। ये न्यू टैग है हमारे पास इमेज, जो अभी हम कह रहे थे, और सोर्स है। सोर्स में हमने ये बताना है कि ये कहाँ से हमने पिक्चर ली है। तो ये पाथ हमने लिखा हुआ है पिक्चर का। ये JPG फाइल भी हो सकती है, PNG फाइल भी हो सकती है, कोई फाइल भी हो सकती है, ठीक है। आपने इसमें पाथ लिखना है। अगर पाथ करेक्ट नहीं होगा तो आपका इमेज इंक्लूड नहीं होगा आपके पेज में, ठीक है। और ये आपके पास आउटपुट नजर आ रही है HTML इमेज। यहाँ पे जो है H2 की वजह से यहाँ पे HTML इमेज लिखा हुआ आ रहा है, और इस इमेज की वजह से ये पिक्चर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, राइट। अच्छा जी, सेकंड पे है आल्ट एट्रीब्यूट। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि सोर्स एट्रीब्यूट होता है, इसी तरीके से ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से हमारा जो इमेज है वो लोड ना हो सके, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्लो कनेक्शन, एरर हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो सिंपल इमेज की जगह आपको क्या नजर आएगा, फ्लावर्स इन चैनिया। जिस तरह हमने यहाँ पे दिया तो आपको सिंपल यहाँ पे नजर आएगा फ्लावर्स इन चैनिया, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई चीज नजर आएगी। यहाँ पे हमारे पास कोड में लिखा है आर ट्रूली, तो यहाँ पे अगर ये इमेज हमारे पास लोड ना हो सके तो ट्रूली नजर आएगा। ये कोई नुकसान या फायदा इससे नहीं होता, बस ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, इसलिए आपको यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि HTML की इमेज है, विड्थ है और हाइट है। विड्थ एंड हाइट आपको पता है, एक पिक्चर के लिए हमें विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ती है। किस तरह से हम विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, कोड को हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास देखिए यहाँ पे H2 HTML इमेज है, यानी हेडिंग 2 है। हेडिंग 2 से हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया। सेकेंड पे क्या है, इमेज सोर्स है, कहाँ से हमने पिक्चर ली उसका पाथ है। आल्ट क्या कर रहा है, हमारे पास अगर इमेज इनकेस लोड नहीं हो सका या जब तक लोड नहीं हो सका तो ट्रूली नजर आ जाएगा। और विड्थ हमने यहाँ पे सिंपली ये एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही हमने सेट कर दिए विड्थ या हाइट, ठीक है। एक तरीका इसका ये है कि आप इसको विड्थ या हाइट इस तरह सिंपल एट्रीब्यूट के थ्रू सिलेक्ट कर दें, या फिर स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं विड्थ या हाइट को। किस तरह से आपने करना है, यहाँ पे आपने स्टाइल लिखना है इक्वल टू, और जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी आपका वो है, वो यहाँ पे आपने लिखना है कि विड्थ की क्या वैल्यू है, हाइट की क्या वैल्यू है, विद कॉलन। इसका जो सिंटेक्स है उसका आपने ध्यान रखना है।
ये यहाँ पे जो मैंने ये एक लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू आप हेल्प हो जाएगी। ये एक रेफरेंस है जिसके थ्रू आप मजीद देख सकते हैं इसको। अच्छा जी, अभी हमने लास्ट जो स्लाइड देखी है उसमें इमेज सेम फोल्डर में ही पड़ा हुआ था, ठीक है। अगर इमेजेस के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम एक इमेजेस का ही फोल्डर बनाएं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अगर हमने इमेजेस का एक अलग फोल्डर बनाया तो पाथ क्या होगा, ये येलो में आप देखें तो ये फोल्डर का पाथ है, और ब्लू में अगर आप देखें तो ये फाइल का नेम है, ठीक है। और इससे क्या बनता है, इससे जो है हमारा ये पूरा पाथ है, ये पूरा एक एड्रेस है। तो सोर्स में हमने ये पूरा एक पाथ दिया हुआ है। आल्ट हमारा सिंपल वही नाम शो करे, और स्टाइल के थ्रू हमने अपने पिक्चर की विड्थ और हाइट सेट कर ली है। अच्छा जी, इमेज मैप क्या होता है? इमेज मैप एक जरूरी चीज है। पिक्चर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं लैपटॉप पे क्लिक करूँ तो एक अलहदा लैपटॉप की वेबसाइट खुले, जब मैं मोबाइल पे क्लिक करूँ तो एप्पल की वेबसाइट खुले, इसी तरह जब मैं कॉफी पे क्लिक करूँ तो स्टारबक्स की वेबसाइट खुले। इसके लिए मैं क्या करूंगी कि एक ही इमेज को 3 में डिफरेंट उसमें इवेल्युएट कर दूं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज इज इंसर्टेड यूजिंग द इमेज टैग। सिंपल मुझे इमेज टैग ही यूज करना पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस फ्रॉम अदर इमेजेस इज दैट यू मस्ट ऐड अ यूज मैप एट्रीब्यूट, ठीक है। आपने एक यूज मैप एट्रीब्यूट को यूज करना है, और द मैप टैग डिफाइंस एन इमेज मैप, एंड इमेज मैप इज एन इमेज विद क्लिकेबल एरिया। हम यहाँ पे कोड को चेक कर लेते हैं। इमेज देखें, यहाँ पे ये इमेज हमने लिखा हुआ, ठीक है, वही सेम है। ये जो वर्कप्लेस डॉट जेपीजी है, ये कौन सी पिक्चर है, ये पूरी ऑन द होल कंप्लीट पिक्चर है। मैप एक और टैग है, इस इमेज के अंडर हम एक मैप टैग यूज कर रहे हैं, जो कि जिसका एंडिंग टैग भी है, और इसके अंदर हमने 3 एरिया के टैग्स यूज किए। देखें, एरिया, दूसरा टैग एरिया, तीसरा टैग एरिया। क्यों? क्योंकि हमने कहा था एक हमें एरिया कंप्यूटर चाहिए, दूसरा हमें फोन चाहिए, तीसरा हमें कप ऑफ कॉफी चाहिए, राइट। एरिया के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं शेप, शेप में चाहती हूँ रेक्टेंगुलर हो, यानी कि जो क्लिकेबल एरिया है वो रेक्टेंगुलर एरिया है, ये सर्कुलर एरिया भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे कि ये जो पिक्चर में इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे ताकि एक रेक्टेंगुलर एरिया हमारे पास सिलेक्ट हो जाए। आल्ट दिया है और href दिया है, यानी कि जो आपका किस लिंक पर जंप करें, जब हम इसको क्लिक करें तो किस लिंक पर क्लिक करें, computer.html पे क्लिक करें, राइट। सिमिलरली फोन के लिए भी इसी तरह हमने एरिया डिफाइन करना है, और कप ऑफ कॉफी के लिए भी एरिया डिफाइन करना है। लिहाजा जब आपने एक, देखिए इसकी जगह कोई चीज भी हो सकती है, जैसे कोई इमेज, कोई मैप भी हो सकता है, कोई और इमेज हो सकती है जिसमें 5-6 ऐसे एरियाज हों जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो वो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर 6 एरियाज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो 6 एरियाज में आपको इस तरह एरिया के 6 टैग्स डिफाइन करने पड़ेंगे। हर किसी के अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे और हर कोई अपने ही किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर लिंक पर जंप करेगा। ये एक असाइनमेंट है जो आपने करनी है, जिससे आपको ये इमेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड लोगो ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की का जो हमारा एक लोगो है, यू कैन टेक, हम गूगल से ये ले सकते हैं आप, या पाकिस्तान की वेबसाइट से ले सकते हैं जो pakistan.gov.pk है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक लोगो लगा के उसके बाद ऐड लोगो ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अनदर फोल्डर। एक लोगो आपने सेम फोल्डर से सिलेक्ट किया हो और एक लोगो आपने डिफरेंट फोल्डर से सिलेक्ट किया हो। जिस फोल्डर का नाम क्या हो, फिक्स उस फोल्डर का नाम हो, और उस फोल्डर में पाकिस्तान के लोगों की इमेज हो। फिर आपने क्या करना है, एक मैप लेना है पाकिस्तान का, जिसमें जो केपी का एक पर्टिकुलर एरिया है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। उसको जब आप क्लिक करें तो kp.gov.pk पर आप चले जाएं। ये जो थर्ड स्टेप आपने करना है, ये इस इमेज मैप के थ्रू करना है। आप इसको देख देख के करेंगे तो आप इजीली कर सकेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, इमेज हमने देखा, अब हम ये देखते हैं कि लिंक्स क्या होते हैं। आपको पता है कि हाइपरलिंक क्या होता है? ये इसकी एग्जांपल है कि क्लिक हियर, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा होता है और आपको पता है कि हैंड का निशान आ रहा होता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो किसी लिंक पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने google.com दिया है, इसी तरह हाइपरलिंक किसी पेज में भी हो सकता है। जैसे अभी हमने एप्पल की वेबसाइट देखी थी तो आपने देखा था हर इमेज का एक लिंक था, लेकिन इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, टेक्स्ट के ऊपर लिंक किस तरह लगाते हैं, इमेज के ऊपर लिंक कैसे लगाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। इसका सिंटेक्स क्या है, जैसे इमेज होता है, इस इमेजेस
इमेजेस के लिए यहाँ पे ए होता है हाइपरलिंक के लिए, ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग भी होता है, दरमियान में जो होता है, जो कंटेंट होता है वो शो होता है। जिस तरह से अगर क्लिक हियर हमने शो कराना है तो हम यहाँ क्लिक हियर लिखेंगे, लिंक टेक्स्ट जिस तरह यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। और URL कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे google.com है तो हम यहाँ google.com लिखेंगे। ये इसकी एग्जांपल है कि विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल, ये हमारा यूजर को नजर आ रहा होगा, यूजर जब इसको क्लिक करेगा तो ये इस लिंक पर चला जाएगा, राइट। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आप किसी भी पेज में आप यूज करेंगे। देखिए गूगल में जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो जो इमेज नजर आ रहा होता है, आपको लिखा हुआ आता है, जैसे कप को आप सर्च करें तो उसमें कप की जब नाम लिखा हुआ आएगा तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर चला जाएगा। हाइपरलिंक का एक कोड हम देख सकते हैं जिसको देख के हम थोड़ा मजीद क्लियर हो जाएंगे। ये येलो में यही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ग्रीन को मैंने हाईलाइट किया। H2 क्या करता है, हेडिंग लिखता है, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ग्रीन में ही मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आए। HTML लिंक्स आ रहा है यहाँ से, ठीक है। P में ये जो टर्कोइज सा कलर है, इसका आउटपुट ये आ रहा है। ये क्या कर रहा है, P के अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर A का एक यानी कि हाइपरलिंक है, राइट। उसके बाद href क्या करता है, जैसे सोर्स होता था कि हम इमेज का जहां पे हम उसको पाथ बता देते थे, इस तरह हम A में ये बताते हैं कि किस जगह पे जब हम क्लिक करें तो कौन सा पेज ओपन हो, ये उसका एड्रेस होता है, राइट, जो हम href एट्रीब्यूट के थ्रू लिखते हैं। और फिर क्या है, ये विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल क्या है, यूजर को ये नजर आएगा। आपको ये बात अभी तक पता होनी चाहिए कि ए के अंदर जो बाहर जो ये HTML कंटेंट है ये यूजर को नजर आता है, यानी कि विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल। और देखिए जब मैंने माउस ओवर करी हूँ, ये इस पे क्लिक करेंगे तो हम ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चला जाएगा, w3schools.com में से क्लिक कर देती हूँ, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। जो हमने लिंक अपने w3schools.com/html हमने दिया हुआ है, ये सेम इस पे जा रहा है जो हमने href में दिया हुआ है, राइट। अच्छा जी, इसकी एक और एग्जांपल है जो कि लोकल लिंक्स को शो कर रहा है, यानी कि देखें एक हम अपना सेम सिमिलर हमारे लैपटॉप के भी लिंक्स हो सकते हैं जो सेम हम उसी वेबसाइट में दें जिसमें हम काम करें, या किसी आउटर वेबसाइट का भी हम एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि ये देखें A टैग है, A टैग क्या कर रहा है, इसमें html_images.asp है, यानी कि सेम जो वेबसाइट है ये उसका लिंक दे रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये किसी और वेबसाइट पर हमें लेके जा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये HTML की अपनी W3 Schools की ही वेबसाइट पे जाएगा, और ये क्या कर रहा है, ये किसी और वेबसाइट पे हमें लिंक करा रहा है। सिंपल तरीका वही है, href ही यूज करना है, सिर्फ यहाँ का पाथ फर्क है, सिंपली। अच्छा जी, यहाँ पे एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि वो बताता है कि जो वेबसाइट ओपन होगी href के थ्रू, ठीक है, इस href के थ्रू वो क्या किसी अलहदा से विंडो में ओपन हो या सेम विंडो में ओपन हो। सेम विंडो में करने के लिए टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ हम कर देते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और अगर किसी और में करना है ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो अंडरस्कोर ब्लैंक हम यूज करते हैं जो कि किसी और डॉक्यूमेंट में उसको ओपन कर देता है। ये इसका आउटपुट है विजिट आवर HTML, ये हमारे पास नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंटेंट में विजिट आवर HTML लिखा हुआ है। अगर हम इस पर माउस ओवर करें तो ये इस लिंक पे जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट पे आप देखें कोड में तो href में w3schools.com ये सेम एड्रेस आ रहा है, और टारगेट ब्लैंक है, तो ये एक न्यू वेबसाइट पे एक न्यू विंडो में हमारे पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। ये काफी यूज होता है, आप किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। आप देखें जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें रेफरेंसेस दिए गए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सेपरेट विंडो में ओपन होते हैं। इस तरह उन्होंने अंडरस्कोर ब्लैंक यूज किया होता है, और उन्होंने अपना ही किसी वेबसाइट का लिंक दिया हो तो अंडरस्कोर सेल्फ यूज कर लेते हैं नॉर्मली। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इट्स नॉट नेसेसरी, वैसे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसका बेसिक मकसद क्या है। अच्छा, लिंक टाइटल्स क्या है, जिस तरह एक टूल टिप होता है ना, जरा मैं यहाँ पे इसको क्लिक करी हूँ तो देखें यहाँ पे एक टूल टिप आ रहा है, नजर आ रहा है कि जी यहाँ पे ये एड्रेस है। इसी तरीके से इसके लिए हम यूज करते हैं टाइटल। टाइटल क्या है, गो टू W3 Schools HTML सेक्शन। मैं सिंपल जब माउस ओवर करूंगी तो टूल टिप में मेरे पास ये आ जाएगा। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई नेसेसरी नहीं है, या इससे कोई ऐसा नहीं होता कि आपका किसी चीज में एरर आए या कोई प्रॉब्लम आए, बस एक बेस्ट प्रैक्टिस है।
इमेजेस एज अ लिंक, अच्छा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में, मैं आपको दोबारा एक दफा दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो अभी हम चेक कर रहे थे, जैसे ये हम देख रहे थे इमेज के ऊपर मैं जब क्लिक कर रही हूँ तो एक हैंड का निशान आ रहा है, यानी कि एक हाइपरलिंक आ रहा है। यानी इमेज को हमने हाइपरलिंक किस तरह से बनाना है, आप देख सकते हैं कि ये किसी भी वेबसाइट में यूज होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू यूज एन इमेज एज अ लिंक पुट द इमेज टैग इनसाइड द ए टैग। इमेज का जो टैग है वो हमने ए के टैग के अंदर इनक्लोज करना है, ठीक है। ए का टैग हमने लिख दिया, यानी कि जो हाइपरलिंक हम करना चाहते हैं, जैसे हम गूगल फॉर एग्जांपल google.com पे जाना चाहते हैं, यहाँ google.com हम लिख देंगे। इमेज जो भी है, जैसे हम फॉर एग्जांपल गूगल का ही लिंक करना चाहते हैं तो गूगल डॉट, हम गूगल की जो लोगो है वो दे देंगे। ऑल्ट क्या है, अगर हम गूगल यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि गूगल ही नजर आना चाहिए। स्टाइल क्या है, विड्थ हाइट उसका हमने सेट कर दिया। तो गूगल के लोगो के ऊपर हम क्या करेंगे कि हमारे पास google.com लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इमेज को एज अ हाइपरलिंक भी यूज कर सकते हैं, जो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। अच्छा जी, ये हमने कर लिया कि HTML के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हमने स्टडी कर लिए हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो HTML के एलिमेंट्स हैं, देखिए जैसे हेडिंग है, अब वो तो ब्लैक में ही बाय डिफॉल्ट आ रही होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि येलो नजर आए हमें वो, तो तब हम क्या करेंगे, यानी कि अपने HTML एलिमेंट्स को जो हमने पढ़े हैं इनकी स्टाइलिंग हमने करनी है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, टैग नेम लिखना है आपने, स्टाइल लिखना है और प्रॉपर्टी और उसके बाद वैल्यू लिखनी है। इसकी एग्जांपल ये है, टैग नेम क्या है h1, जैसे मैंने बताया आपको हेडिंग 1। स्टाइल आपने लिखना है इक्वल टू कलर ब्लू, जिस तरह हमने लिख दिया, दिस इज अ हेडिंग h1। तो अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो दिस इज अ हेडिंग जो है हमें ब्लू कलर में नजर आएगी, राइट। यानी कि फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम इसको कलर ब्लू को यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सेम येलो हमें नजर आए तो हम क्या करेंगे, कलर इक्वल टू कॉलन ब्लू या येलो हम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने HTML एलिमेंट्स की स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कहीं पे भी यूज किया गया होता है किसी टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए, या अक्सर थीम इस तरह से होती है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की आप थीम देखें तो इस तरह से ग्रीन ब्लू करके उन्होंने मैच की हुई है, तो वो सारा टेक्स्ट भी उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ होता है। अब हम चेक करते हैं कि मजीद इसमें क्या क्या है। बैकग्राउंड कलर है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा एक जैसे एक सेक्शन है फॉर एग्जांपल, या पूरा एक कॉलम है, मैं चाहती हूँ कि ये पूरा कॉलम या पूरा पेज मेरा ब्लू कलर का शो हो, तो मैं क्या करूंगी, बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू या रेड, जो कलर आप यूज करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आप ये यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर। यूज कलर फॉर टेक्स्ट कलर्स, ये भी हमने डिस्कस भी किया है कि अगर फॉन्ट के कलर को हम करना चाहते हैं तो कलर ब्लू के थ्रू हम करेंगे, कलर प्रॉपर्टी यूज होती है इसके लिए। फॉन्ट फैमिली अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली वर्डाना एरियल, जो भी फॉन्ट फैमिली है वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम चाहते हैं कि पूरी हमारा जो पैराग्राफ है उसका जो टेक्स्ट है वो एरियल हो, तो हम क्या करेंगे, पी कर देंगे, स्टाइल क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली एरियल कर देंगे। इसी तरीके से फॉन्ट साइज हम एडजस्ट कर सकते हैं, हेडिंग्स की भी एडजस्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ की भी एडजस्ट कर सकते हैं, परसेंटेजेस में भी एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्सेल्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स हम किस चीज में एडजस्ट करें उसको। यूज टेक्स्ट लाइन फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये बहुत कॉमन सिंपल है। जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको पता है वर्ड में भी यूज होता है कि जहां हम लेफ्ट पे करना चाहते हैं, मिड में, सेंटर में करना चाहते हैं, या फिर हम राइट में करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज होती है। और सेंटर हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं ताकि ये हमें सेंटर में हमारी हेडिंग नजर आए। देखिए नॉर्मली सेंटर में ही हमारी हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू आप स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स की। अच्छा जी, डिव एलिमेंट क्या होता है, डिव एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है और ज्यादा यूज होने वाला एक एलिमेंट है। ये एक कंटेनर की तरह यूज होता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम सेक्शंस बना लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दोबारा जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये एक, आप यहाँ पे ये देखें, ये एक सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है।
उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो थोड़ा सा कलर में आपको डिफरेंस नजर आएगा, यानी कि ये एक डिव है, उसके बाद ये सेकंड डिव है जिसमें iPad Air लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप देखें इसी तरीके से इन्होंने डिव्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे सेकंड डिव एंड हुआ है और यहाँ पे थर्ड डिव शुरू हो रहा है। तो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे कि आपकी वेबसाइट में कितने डिव्स यूज हो रहे हैं, यानी कि सिंपली ये आपके उसको पार्टीशन करने के लिए यूज होता है बेसिकली। div element is often used as a कंटेनर की तरह यूज होता है और इसका कोई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसका कोड देख लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा। ये इसका आउटपुट है। देखिए जिस तरह h1 है, ये तो हमें बता रहा है कि जी div element ये जो है इसके थ्रू शो हो रहा है। ये मैंने ब्लू किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये स्टार्टिंग की भी है और यहाँ एंडिंग भी है। इसके दरमियान में जो है h3p H1 कोई चीज भी आप लिख सकते हैं, यानी कि जैसे अभी लास्ट में हमने देखा था एप्पल की वेबसाइट में, तो उन्होंने कोई हेडिंग यूज की हुई थी और उसके बाद कोई इमेज यूज किया हुआ था। और इन्होंने स्टाइल में क्या किया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। तो ये पूरा डिव जो है इसमें चाहे जो जो चीजें हैं, चाहे हेडिंग है, चाहे इमेज है, चाहे पैराग्राफ है, जो चीजें वो ब्लू कलर की शो होगी, ठीक है। तो देखिए पूरा एरिया ब्लू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने इसका लाइट ब्लू सेट कर दिया। फिर हमारे पास क्या है, दिस इज सम टेक्स्ट इन अ पी, जिस तरह ये हमारे पास आ रहा है। और बाकी पूरा हमारे पास एक डिव एलिमेंट, हमने ये हमारा एक डिव हमारे पास हाईलाइट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिव को यूज करते हैं। HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या है? देखिए हर जो HTML एलिमेंट होता है, चाहे पैराग्राफ है, हेडिंग्स हैं, H1 है, H2, H3 है, जो चीज भी हमने पढ़ी, उसकी कोई डिस्प्ले वैल्यू होती है, ठीक है। डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज, चाहे वो कोई एलिमेंट भी है। डिस्प्ले वैल्यू दो तरह की होती है, ब्लॉक एंड इनलाइन। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं? जो कि पूरी स्पेस ले लेते हैं, जैसे कि डिव एलिमेंट है, पूरी स्पेस ये ले लेते हैं, चाहे जितनी फुल विड्थ की ले लेते हैं, चाहे जितनी भी इनको मिलती है, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रेच हुआ हुआ है, हालांकि टेक्स्ट तो यहाँ तक खत्म हो चुका है, लेकिन ये पूरा स्ट्रेच हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट था। इसी तरीके से इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? वो सिर्फ उतना ही एरिया लेते हैं जितना उनको चाहिए होता है। जैसे हेलो वर्ल्ड है, तो स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है जो सिर्फ हेलो वर्ल्ड का ही इतनी सी सिर्फ जगह लेगा, बाकी ये पूरे न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, इससे जो अगला टैग आएगा वो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपने देखना होता है कि कौन से एलिमेंट को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।